चले, है ना। कल लास्ट में हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था, और शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट के टाइम पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। ठीक है, इसमें आपको बोला था z इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फिजिक्स से अगर मैं रिलेट करूं तो नेट न्यूक्लियर चार्ज या रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलेंगे। z का मतलब क्या होता था बेटा, एटॉमिक नंबर, या फिर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर होता था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में होने वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। और सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट, है ना, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कल आपको बोला था कि मान लो कोई एटम है और उसके पास कई सारे शेल्स है, तो अगर मान लो इस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला फिलहाल में कोई नहीं है। इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जेड इफेक्टिव जो है वो एज इट इज काम करेगा, जेड के बराबर काम करेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी सिग्मा काम नहीं कर रहा है या शील्डिंग है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बेटा ये न्यूक्लियस तो इस टारगेट को अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन इन दोनों को अट्रैक्शन को रोकने का काम कौन करेगा, ये। और ये जितने पावर से रोकने का काम करेगा उसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट। अब शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो हमें समझना है। बेटा एक बात बताओ, क्या शील्डिंग इफेक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में काम करेगा क्या, नहीं। क्या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन या टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन में काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ऐसे स्पीशीज जिसमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्लिक शील्डिंग इफेक्ट, डेफिनेशन लिखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्लिक शील्डिंग इफेक्ट, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, in multi-electron species, the outermost electron, in multi-electron species, the outermost electron does not experience, outermost electron does not experience the complete attraction of nucleus. Outermost electron does not experience the complete attraction of nucleus. Does not experience the complete attraction of nucleus due to presence of inner electrons, due to presence of inner electrons. ठीक है, तो क्या होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं उसमें जो आउटर मोस्ट हमारा जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे बेटा, शील्ड कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को पता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब आगे सुनना, यहां पर कुछ बातें हमें समझनी, वो बातें क्या है, ध्यान सुनेगा बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पर तीन केसेस पढ़ेंगे। तीन केसेस कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो जेड और एक सिग्मा। जेड का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जेड का मतलब तो एटॉमिक नंबर होगा। तो मैंने जो भी एलिमेंट बोला उसका एटॉमिक नंबर हमें पहले से पता होगा। हमें कैलकुलेशन किसका करना है, सिग्मा का। और सिग्मा का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना है, और वो रूल कौन सा है बेटा, स्लेटर रूल। कौन सा रूल है बेटा, तो हम स्लेटर रूल की मदद से सिग्मा निकालेंगे। और जेड हमें पहले से ही पता होगा, और जेड और सिग्मा पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा, जेड इफेक्टिव। तो आइए स्लेटर रूल की तरफ चलेंगे। स्लेटर्स रूल या स्लेटर रूल, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। इससे हम लोग सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहली बात जो यहां पर आपको समझनी है वो क्या है, ये स्लेटर लॉ लिखा है या स्लेटर रूल लिखा है। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि लॉ और रूल में जमीन आसमान का अंतर होता है। लॉ यहां होता है और रूल यहां होता है। मतलब रूल रूल है और लॉ लॉ है। व्हाट इज रूल, व्हाट इज लॉ। लॉ सुपीरियर चीज होती है, लॉ का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। और रूल ऐसे चलते फिरते अपन ने कोई भी नियम कानून बना दिया उसको होते हैं रूल, ठीक है। और लॉ मतलब बिल्कुल कानून है, वो उसका पालन करना जरूरी है, ठीक है। और रूल मतलब नियम है। नियम और कानून में अंतर होता है। कानून मतलब कानून, कानून मतलब कानून, और नियम जो है वो तोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी वाली बात है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें स्लेटर रूल की, तो स्लेटर रूल ये एक नियम है, और बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये हर जगह सही तरीके से काम करेगा। इसके
ढेर मतलब ये रायता ढोलेगा आगे जाके सिलेबस में, कुल मिला के बात ये है। लेकिन वो रायता बाद में ढोलेंगे, पहले तो इसको समझ लेते कि ये है क्या, और फिर कब ये कहाँ रायता ढोलेगा वो मैं समेट दूंगा बाद में आपको बता के कि ये स्लेटर का रायता, इसको समेटना अपने को, ठीक है ना। तो पहले तो स्लेटर रूल को समझते, सही मानते हुए समझते कि ये कहता क्या है। देखो स्लेटर रूल में 3 केसेस पढ़ने हमें। पहला केस क्या है, ध्यान सुनिएगा, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए आपको सिग्मा निकालना, तो मुझे बताइए अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं बताइएगा। क्या हाइड्रोजन ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है? क्या हीलियम +1 भी ऐसा इलेक्ट्रॉन वाला हो सकता है बेटा? यस। क्या लिथियम 2+ भी ऐसा स्पीशीज हो सकता है? यस। अच्छा एक और बात बताइए, अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, भाई इतना मेरे हिसाब सबको समझ में आता होगा कि हीलियम न्यूट्रल फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है, +1 आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया कि गया? गया। तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना? एक। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। 3 में से कितने चले गए? 2 चले गए, तो बचा कितना? एक। तो ये सब कौन से है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन 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 आपस में सेम होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन होते हैं? जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम। तो क्या ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? अब आगे सुनिएगा, यहां पर एक बात बताओ, अगर कोई न्यूक्लियस है और आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हमेशा उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भी 1s1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी 1s1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी 1s1 आएगा। मुझे बताइए, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, क्योंकि यही पहला इलेक्ट्रॉन है, यही आखिरी इलेक्ट्रॉन है, यही टारगेट है। तो जो टारगेट है, क्या इसके टारगेट और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने वाला यहां पर कोई है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब है यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए सिग्मा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0, क्योंकि यहां पर तो कोई शील्डिंग काम करेगा ही नहीं। और इससे अगर हम फॉर्मूला निकालें तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड माइनस सिग्मा जब आप अप्लाई करोगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? जेड के बराबर। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है। बाकी जगहों पर तो कुछ ना कुछ सिग्मा आएगा, लेकिन यहां पर जितना न्यूक्लियर चार्ज है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि यहां पर शील्डिंग का कोई रोल है ही नहीं। इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला यहां कोई नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अगर इसको यहां पर अप्लाई करता हूं, ध्यान सुनना, एक रूल हम लोग सीख रहे हैं जो आगे काम में आएगा हमें। बेटा हाइड्रोजन लिया, He+ लिया, Li2+ लिया, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताइए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। He+ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। Li2+ में? तभी तो ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। अच्छा मुझे बताइए इसके प्रोटॉन कितने हैं? इसके 2। सोच लो, अरे प्लस है ना, है? चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बदलती है, प्रोटॉन की क्वांटिटी नहीं बदलती है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर या प्रोटॉन के बराबर? प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी एटम पे कितना भी चार्ज आ जाए उसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है। एटॉमिक नंबर कभी मत बदलना। चार्ज आने से कौन बदलेगा? इलेक्ट्रॉन बदलेगा। प्रोटॉन की क्वांटिटी एटॉमिक कोई भी आए, जैसे O आए, O2- आए, O2+ आए, O पे 1000 माइनस आ जाए, 10,000 माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, 8 है और 8 ही रहेगा। कभी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रोटॉन्स पे। हाँ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है इनके अंदर, लेकिन प्रोटॉन नहीं बदला है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3। तो बेटा इसका जेड इफेक्टिव अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है? 1। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो जेड इफेक्टिव भी 2 होगा, इसका जेड इफेक्टिव 3 होगा। मुझे बताइए जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो, क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा आ रहा है। एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे लास्ट में, वो रिलेशन ऐसा होगा कि Z effective will be directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge। ये किस बात को बताएगा? कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आएंगे
तो उसमें जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप देख लो, यहां से यहां जाने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है 1, इसका कितना आ रहा है 2, इसका कितना आ रहा है 3। क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है 1 2 3, क्या जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ रहा है? हाँ, इसका मतलब जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये लिखेंगे हम लोग आगे, बस अभी यहां पर इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ी या इसके बारे में बात हो रही थी तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। केस नंबर 1 के बाद आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 समझिएगा। केस नंबर 2 में हमें पढ़ना है 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में। कौन से स्पीशीज के बारे में? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा का कोई काम नहीं है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन 2 या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन में भी सिग्मा लगेगा और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन में भी सिग्मा लगेगा। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी समझते हैं। बेटा इसके अंदर जो केस आएगा वो कौन आएगा? H माइनस आ गया। जैसे हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये कौन बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा मैंने ले लिया हीलियम, मैंने ले लिया लिथियम प्लस, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? He में, Li प्लस में, क्या सबके इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर है? जिसकी क्वांटिटी बराबर है क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने अभी आपको एक बात बोली कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम, इनवर्स होता है। तो अभी आपको ये बात यहां पर समझ में आएगी, ध्यान सुनना और समझना केस को। बेटा ये न्यूक्लियस, और मुझे बताओ जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप कॉन्फ़िगरेशन में फिल करोगे तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 1s2 होगी? कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी। बेटा 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, सिंगल फिल होगा, और बाद में उसकी क्या होगी? पेयरिंग। जब पहला इलेक्ट्रॉन था तो इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई नहीं था, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या थी? 0। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इस न्यूक्लियस ने देखा अच्छा नया इलेक्ट्रॉन आया, इसको टारगेट बनाएंगे। तो बताइए इसने टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको बना लिया? आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को। बेटा आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन ये है, ये टारगेट है। मुझे बताइए ये न्यूक्लियस तो अपने पूरे दम से इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ये जो जीवन में पहला इलेक्ट्रॉन आया हुआ, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने देगा आराम से या रोकेगा? रोकेगा। अब ये जितने से रोकेगा उसकी वैल्यू स्लेटर ने पहले ही बता दी है, और वो वैल्यू कितनी है बेटा? 0.30। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है बेटा, टारगेट खुद को अट्रैक्ट होने से कभी भी नहीं रोकेगा। ये तो अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है जो रोकेगा, और उसके रोकने की वैल्यू कितनी है? 0.30। अब यही वैल्यू क्यों है? इसके लिए हमें स्लेटर से बात करनी पड़ेगी कि आपने 0.30 ही क्यों दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, उन्होंने दे दिया, हमको मान लेना है, ठीक है। अब आगे सुनिए, अगर हम फॉर्मूला बनाए Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो बेटा यहां पर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक हमेशा टारगेट ही रहेगा और एक ही लगाएगा शील्डिंग, और उसके शील्डिंग की वैल्यू पक्की है, कितनी है? 0.30। तो बेटा डायरेक्टली अपन फॉर्मूला ही बना लेते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा Z इफेक्टिव इक्वल टू Z, और 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस 0.3। अच्छा मुझे बताओ, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताइए इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है? 1। तो 1 माइनस 0.3 करा तो कितना आएगा? 0.7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। 2 माइनस 0.3 करा तो 1.7। इसका एटॉमिक नंबर है 3। कितना आया? अब आप देख लो वही जो फॉर्मूला मैंने बोला था, क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है? हाँ। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। पर क्या ये हर जगह लगाना है? कहाँ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई भी चार्ज देख लो और प्लस देख के ज्यादा कर दो और माइनस देख के कम कर दो, नहीं, पहले चेक करना है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। चलिए अभी एक काम करें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ इस पॉइंट को पहले आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड के बाद थर्ड केस पर। फटाफट छापिए इसको, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
लिख लिया सबने बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग केस 2 के बाद केस नंबर 3 पे। ध्यान सुनिएगा, केस नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो अब ये कौन सा केस है, ध्यान सुनना। ये भी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन ही है। ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला था सिग्मा का काम सिंगल है ना, जो सिग्मा होता है ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में काम नहीं करता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में काम करता है। पर मल्टी इलेक्ट्रॉन में एक केस अभी हमने समझा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, जिसका सिग्मा कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट कितना था 0.30। और एक आता है केस मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाला। अब बात ये उठती है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मल्टी में 2 वाले के केस को अलग पढ़ रहे हैं और मोर देन 2 के केस को अलग पढ़ रहे हैं? तो उसका कारण सुनिएगा बेटा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? क्या एक शेल में ही काम खत्म हो जाएगा? और बेटा अगर मोर देन 2 है तो कम से कम कितने होंगे? 3 कम से कम। अरे मोर देन 2 है मतलब कम से कम 3 तो होंगे। 3 से लेके 118 एलिमेंट है तो 118 तक कोई भी एलिमेंट आ सकता है, लेकिन कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। और बेटा अगर 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मतलब यहां पर क्या है, मोर देन 2 में शेल बदल जाते हैं और इससे पहले वाले में शेल नहीं बदलते हैं, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कल मैंने आपको जाते जाते एक बात बोली थी कि जो जीवन में पहले आता है उसका सिग्मा ज्यादा होता है। जो अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, शेल बदलने से क्या होगा, सिग्मा बदलता है। न्यूक्लियस के जीवन में जो पहले आया था इसको ये आखिरी तक तकलीफ देगा। पहले यही आया था ना कि सबको बताएगा, नहीं नहीं नहीं। जो उसके बाद में आया था वो इसको नहीं बता पाएगा, वो बाकियों को ही बता पाएगा, नहीं नहीं नहीं। और जो सबसे आखिरी में आया किसी को नहीं बता पाएगा, है ना। तो ऐसी कहानी है, जो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा उसके सिग्मा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि इसको आप लॉजिकली समझिए तो ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन निकलेगा ना, मान लो अट्रैक्शन ऐसे वेव्स के फॉर्म में निकल रहा है, तो जो अट्रैक्शन होगा ये सबसे पास है तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को रोक लेगा और फिर बचे हुए को आगे जाने देगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा शील्डिंग करने का काम कौन करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन की आउटर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा देखोगे भी, अभी रूल लिखेंगे तो रूल में ऐसा आएगा कि n वाला इलेक्ट्रॉन 0.35 का शील्डिंग लगाएगा, n-1 वाला इलेक्ट्रॉन 0.85 का शील्डिंग लगाएगा और n-2 का इलेक्ट्रॉन 1 का शील्डिंग लगाएगा। मतलब अंदर वाले का शील्डिंग ज्यादा और जैसे जैसे बाहर जाओगे शील्डिंग का वैल्यू कम होता जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके ऊपर। केस नंबर 3 फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यही हमारा मेन टारगेट है आज का, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ। बेटा टारगेट खुद को अट्रैक्ट होने से रोकेगा क्या? नहीं। तो टारगेट का खुद पर लगने वाला सिग्मा कितना है? 0। मतलब टारगेट खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक रहा, बाकी लोग लगाएंगे टारगेट पे। सिग्मा बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएच शेल, सबसे बाहर वाले शेल का हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा वैल्यू दिया स्लेटर ने 0.35। सिग्मा बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल का हर इलेक्ट्रॉन 0.35 की शील्डिंग लगाएगा, पेनल्टी मेट का हर इलेक्ट्रॉन 0.85 की शील्डिंग लगाएगा। और सिग्मा बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ प्री पेनल्टी मेट, उससे भी पहले वाला, उससे भी पहले वाला, इसके अलावा कोई भी शेल आ जाए इन दोनों के अलावा अंदर वाला, उन सब का सिग्मा का वैल्यू कितना डिफाइंड है? 1। ये रूल लिखिए फटाफट, इसको आप अप्लाई करना सीखते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा 0 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा 0.30 होता है, फिक्स्ड है। और मोर देन 2 आ जाए तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल का हर इलेक्ट्रॉन 0.35 का शील्डिंग लगाएगा, n-1 का हर इलेक्ट्रॉन 0.85 का शील्डिंग लगाएगा और n-2 n-3 या और भी अंदर वाला कोई शेल अगर है तो उनका शील्डिंग 1 से लग रहा होगा। चलिए ना, अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें समझा रहा हूं क्योंकि अभी आगे हमको कैलकुलेशन करना है। उस कैलकुलेशन से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं, वो ध्यान सुनना। बेटा मान लो ये न्यूक्लियस है, सुनते जाना और समझते जाना। ये हमने बनाया पहला शेल, ये हमने बनाया दूसरा शेल, ये हमने बनाया तीसरा शेल, ये हमने बनाया चौथा शेल। ठीक है, 4 शेल बना दिया। मतलब आउटर मोस्ट शेल की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब ये 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। कौन सी पीरियड का एलिमेंट होगा? 4। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा मान लो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है,
एफ ब्लॉक है। आपको यह पता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए भाई आप जिस पे भी सिग्मा या जेड इफेक्टिव निकालने जाओगे वो 118 में से कोई एलिमेंट होगा तो या तो वो एस ब्लॉक का होगा, या वो पी ब्लॉक का होगा, या वो डी ब्लॉक का होगा, या वो एफ ब्लॉक का होगा। मुझे बताइए अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, पी का होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, डी का होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, और एफ का होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में। पर एस में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एन में जाएगा या n-1 में जाएगा या n-2 में जाएगा? एन में। किसमें जाएगा? एन में। पी में जाएगा तो, डी में जाएगा तो, और एफ में जाएगा तो। यही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो आउटर मोस्ट एस में जाना चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट पी में जाना चाहिए, पेनल्टीमेट डी में जाना चाहिए और प्री पेनल्टीमेट एफ में जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताना, मान लो मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्योंकि हमें कई बार एग्जाम में आपने देखा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या हो रहा है, या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या हो रहा है। तो हम अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आएंगे। अच्छा मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसका एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7। और अभी ये न्यूट्रल है तो जितना इनका एटॉमिक नंबर Z है उतने ही तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसके अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन? 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। अच्छा अगर 3 इलेक्ट्रॉन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या वो 9th क्लास में आप 2,1 लिखा करते थे? अरे 9th क्लास में 2,1 लिखते थे। आज के समय में हम लोग क्या लिख देते हैं? 1s2 2s1। यही तो है 2,1 2,1। मुझे बताइए 4 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,2। इसको आज के समय में हम लोग क्या लिख देते हैं? 1s2 2s2। ये हो गया 2,2। फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 9th में आप क्या लिख देते हैं? 2,3, जिसको आज के समय में हम लोग क्या लिख देते हैं? 1s2 2s2 2p1। ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगले वाले का कॉन्फ़िगरेशन 2,4, अगले वाले का कॉन्फ़िगरेशन 2,5। मुझे बताइए इसमें कितने शेल है? 2। इसमें सब में 2 है। क्यों है 2? क्योंकि आपने कौन सा पीरियड लिया है? अरे पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर। अगर सेकंड पीरियड है मतलब इसमें 2 शेल होंगे और 2 ही तो शेल दिख रहे हैं सब में। पर एक बात बताओ, यहां से यहां जाने पर क्या चेंज हो रहा है? शेल नंबर तो सेम है, 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, पर क्या आउटर मोस्ट शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बदल रही है? यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। आपको यह समझना है कि अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आया, मतलब यहां से यहां जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन आया, यहां से यहां जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन आया, यहां से यहां जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन आया। वो नया इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एन में जा रहा है कि n-1 में जा रहा है कि n-2 में जा रहा है? बताइए किस में जा रहा है? एन में जा रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? भाई 1 से 2 हुआ तो आउटर मोस्ट शेल में ही तो हुआ, 2 से 3 हुआ आउटर मोस्ट शेल में ही तो हुआ। और मुझे बताओ एन में जाने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू को कितने से बढ़ाएगा? मतलब अगर इसके सिग्मा का वैल्यू x है ना, तो यहां पर जो नया इलेक्ट्रॉन आया है वो आउटर मोस्ट शेल में आया है और वो सिग्मा की वैल्यू को 0.35 से बढ़ा देगा। तो इसका अगर सिग्मा x है तो इसका सिग्मा x प्लस 0.35 हो जाएगा। फिर यहां से यहां जाने पर एक और नया इलेक्ट्रॉन आया, वापस से किस में आया? n में, n-1 में या n-2 में? n में। और n में आने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितने से बढ़ाएगा? 0.35 से। इसका सिग्मा हो जाएगा 0.70, मतलब 0.35 से बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा ऐसी ही कहानी ध्यान सुनना, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, क्योंकि हमें ये पढ़ना है आगे, तो मैं पहले जनरलाइज करके आपको बता देता हूं, बाकी फटाफट अपन लिख लेंगे सारी बातों को, क्योंकि मैंने कल भी आपको बोला था इसका कैलकुलेशन आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसके रिजल्ट समझने, क्योंकि कैलकुलेशन का क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। मुझे बताइए ये कौन से ब्लॉक की बात चल रही है? डी ब्लॉक। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। इसका एटॉमिक नंबर 22। इसका एटॉमिक नंबर 23। कहा 31 में? कौन बोला 31? कहा हो गया भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इसी गोला में उतरो बेटा। 21 22 23। मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 21। न्यूट्रल है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इसमें 22। इसमें क्या 21 से 22 जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया?
क्या 22 से 23 जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया? हाँ। अब क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये 21 से 22 जो नया इलेक्ट्रॉन आया वही तो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का होना है तो कहां जाना चाहिए? एस में, पी में, डी में या एफ में? डी में। अरे भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, और अगर डी में जाना चाहिए तो एन में जाएगा कि n-1 में जाएगा कि n-2 में जाएगा? n-1 में। और क्या n-1 में जाने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू को 0.35 से बढ़ाएगा कि 0.85 से? यहां पर वैल्यू 0.35 से बढ़ रही थी क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन n में आ रहा था, और यहां पर हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 में आएगा। तो बेटा अगर मान लो इसका सिग्मा x है तो ये x प्लस 0.85 हो जाएगा, इसमें फिर से प्लस 0.85 हो जाएगा, इसमें फिर से प्लस 0.85 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट निकलेगा जो अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। ठीक है, आइए अभी हम लोगों ने केस 1, केस 2, केस 3 के सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। इसके ऊपर बेस पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर आते हैं उन कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन लिखे, पहला स्टेटमेंट लिखे, मतलब इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, in single electron species, shielding effect is not observed. In single electron species shielding effect is not observed. True या false? True है। सिंगल इलेक्ट्रॉन में रोकने वाला कोई होता ही नहीं है, मतलब शील्डिंग नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखें, इन टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, in 2 electron species, the value of Z effective is always constant. In 2 electron species the value of Z effective is always constant. बताइए ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस, 2 इलेक्ट्रॉन वाले केस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? Z माइनस 0.30। तो Z बदलेगा तो Z इफेक्टिव भी तो बदलेगा, तो इसीलिए वो फिक्स नहीं हो सकता। अगला लिखें, तीसरा स्टेटमेंट, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, greater the positive charge, more will be the Z effective. For isoelectronic species, greater the positive charge, more will be the Z effective. True है ये बिल्कुल। मैंने बोला था अभी आगे रिलेशन अभी लिखा नहीं हमने, लिखेंगे आगे। Z effective will be directly proportional to positive charge, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z effective भी बढ़ेगा। चलिए अभी हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट लिखे, अब इसके आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला ये जो केस नंबर 3 पढ़ा इसके बेसिस पे हमें कुछ बातें पढ़नी है, पर उन बातों को पहले मैं समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस पूरे चैप्टर का। ये आपने समझ लिया, मतलब आगे की चीजें आपके लिए आसान है। पहली बात समझिए, पीरियोडिक टेबल में आपको ये Z इफेक्टिव में तो पढ़ना ही है, इसके बाद रेडियस, IE, EA, EN, इन सब में आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, आपको मेनली पीरियोडिक टेबल में से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्डर बनाने के आते हैं कि 4 या 5 एलिमेंट दे देगा, 2 एलिमेंट दे देगा, 3 दे देगा, बोलेगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EA, EN बनाइए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, या इन चारों में से मैक्सिमम किसका है, इन पांचों में से मिनिमम किसका है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात, जब वो क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे के दिमाग में पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जनरली क्या होता है, दो चीजें आ जाती है, एक होता है Z इफेक्टिव और एक होता है शेल नंबर। वो बच्चा यही लगा लगा के अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहता है। पहली बात, किस क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर लगाना है, कौन सा लॉजिक लगाना है, वो तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन के टाइप को पहचानोगे। तो पहला काम आपको क्या समझना है यहां पर कि आपको पीरियोडिक टेबल में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स आर 6, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के?
ना 6 से बाहर कभी आया ना कभी आएगा। तो 6 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उन 6 के लिए फिर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। जब हम रेडियस पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि ऐसा, मतलब टाइप नंबर 1 आया तो कौन सा फैक्टर लगाना है, टाइप नंबर 2 आया तो कौन सा फैक्टर लगाना है। लगभग फैक्टर एक जैसे ही है। रेडियस में जो फैक्टर लगेगा वही आईई में लगेगा, वही ईए में लगेगा, वही ईएन में लगेगा। थोड़ा बहुत माइन्यूट है ना, 5-10% का डिफरेंस आएगा, वरना पूरी कहानी आगे सेम रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उन टाइप को समझ रहे हैं कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। बेटा पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का। एंड आई होप ये सबको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपने 11वीं पढ़ी है तो आप इतना जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट के कोई एलिमेंट दे देगा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और बोलेगा इनके लिए रेडियस का ऑर्डर बना दो, आईई का ऑर्डर बना दो, ईए का ऑर्डर बना दो, ईएन का ऑर्डर बना दो। जो भी आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी उसके बारे में पूछ सकता है। बेटा पीरियड का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अब इसमें मैं थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूं, ध्यान सुनना। बेटा पीरियड का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको मेनली क्वेश्चन पूछता है अप टू 4th पीरियड। कौन से पीरियड तक? 4th पीरियड तक के क्वेश्चन पूछता है जनरली, ठीक है ना। 4th पीरियड तक क्वेश्चन अगर पूछता है तो ध्यान सुनना, पहला पीरियड तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इधर हाइड्रोजन है उधर हीलियम है, खत्म हो गया, ठीक है। तो पहले पीरियड में ज्यादा कुछ दम वाली बात है नहीं। आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो 2nd पीरियड या 3rd पीरियड का पूछेगा, और ज्यादा से ज्यादा 4th पीरियड का पूछेगा, है ना। किसी किसी टॉपिक में एफ ब्लॉक की जानकारी ले लेता है, पर उसको अपन अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपने को 2nd, 3rd या 4th पीरियड का क्वेश्चन पूछेगा। अब एक बात समझना, शुरुआती लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि पहले पीरियड में आता है स, दूसरे में आता है सब, तीसरे में आता है सब, और चौथे में आता है सड़प, ठीक है। 2nd और 3rd में कौन आता है? सब और सब, और इसमें कौन आता है? सड़प। अगर आपको मैं 2nd पीरियड में हर बार रेडियस, आईई, ईए, ईएन में 2nd पीरियड में सॉल्व करके बताऊंगा, और 3rd आपको करना होगा, क्योंकि 2nd में भी सप आता है, 3rd में भी सप आता है। जो ट्रेंड सबका बनेगा वही अगले वाले सबका भी बनेगा, इसलिए 2nd मैं करवाऊंगा, 3rd आपको करना होगा, ये मान के चलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों के ट्रेंड बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि उसमें भी सप है और इसमें भी सप है, बस एलिमेंट के सिंबल बदल जाएंगे। वहां लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आएगा, या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आएगा। 4th पीरियड में अगर गए तो एक बात बताओ, 4th पीरियड में सिर्फ सप होता है या सड़प होता है? इसमें नई एंट्री किसकी हुई है? डी की। आपको अगर 4th पीरियड का क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो क्वेश्चन मेनली किसके बारे में पूछा जाएगा? 3D सीरीज के बारे में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्योंकि अगर उसको आपसे एस और पी, 4th में सड़प है ना, तो एस और पी भी है, उसको अगर एस और पी ही पूछना होता तो ये पूछ लेता। अगर वो 4th पीरियड तक घुसा तो क्यों घुसा? क्योंकि उसको डी पूछना था। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो मेनली वो क्वेश्चन किसके होंगे बेटा? अगर पीरियड के होंगे तो 2nd, 3rd, 4th पीरियड तक देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, मैंने बोला 6 टाइप के क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन हो गया इन पीरियड का, दूसरा क्वेश्चन हो गया इन ये ग्रुप का। ग्रुप के अंदर हम लोग बात करते हैं तो कैसे मूव करते हैं बेटा? टॉप टू बॉटम। कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? 18। आपको जैसे पीरियड में 4th पीरियड तक के क्वेश्चन पूछता है मेनली, वैसे ग्रुप में भी आपका क्वेश्चन जनरली या तो एस ब्लॉक के ग्रुप का होगा, ग्रुप नंबर 1 और 2, और या फिर पी ब्लॉक के ग्रुप का होगा, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। डी और एफ के ग्रुप में एनसीईआरटी में बहुत चंद बातें लिखी हुई है, तो वो चंद बातें जब आएगी जिस जिस टॉपिक में, हर टॉपिक में लिखा भी नहीं है, तो वो जहां आएगा मैं बता दूंगा। पर ग्रुप में मेनली जो क्वेश्चन बनेंगे वो एस और पी ब्लॉक के ग्रुप के बनते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आज ही हमने पढ़ा है, वो कौन सा बनेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। चौथा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मेरे हिसाब से समझ में आता है क्या है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चौथा बनेगा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। ये आपका चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा। सर बाकी 3 तो समझ में आ रहा है, ये चौथा क्या है? ये चौथे का टाइप पहचानिए। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया O2 माइनस, O माइनस, O प्लस, O2 प्लस। क्या इन सब में ऑक्सीजन है या नहीं है? है। तो एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, पर उसके अलग अलग आयंस या अलग अलग स्पीशीज आपको दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। बिल्कुल दिमाग में फिट करते जाइए। पहला टाइप इना पीरियड, दूसरा टाइप इना ग्रुप, तीसरा टाइप आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चौथा टाइप डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इसको फिट कर लीजिए, क्योंकि
आगे आपको यही टाइप मिलेंगे बार बार। और इसके बाद पांचवें टाइप पे चलते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। पांचवा टाइप है एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप्स। ये क्या है? ये किस खेत की मूली है? इसकी मूली समझिए, उखाड़े खेत से, ध्यान सुनेगा। एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप का क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। और ऐसे क्वेश्चन कई बार, ढेरों बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, क्या ये दो लगातार आने वाले पीरियड है या नहीं है? बेटा है। एक है पीरियड नंबर 2, एक है पीरियड नंबर 3। या मैंने बोला पीरियड 3 4 4 5 5 6 6 7, ऐसा कोई भी पीरियड आ गया वो लगातार आने वाला पीरियड है। लेकिन मान लो मैंने सेकंड पीरियड और फोर्थ पीरियड ले लिया, वो लगातार आने वाले पीरियड नहीं है, बिल्कुल एक के बाद एक आने वाले होने चाहिए। और ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मान लो मैंने ग्रुप 16 लिया और ग्रुप 17 लिया। बेटा इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका एलिमेंट है सल्फर, इसका एलिमेंट है फ्लोरीन, इसका एलिमेंट है क्लो। आपको एग्जाम में ये चार एलिमेंट दे देगा और बोलेगा कि इनका रेडियस का ऑर्डर बनाओ, इनका आईई का ऑर्डर बनाओ, इनके ईए का ऑर्डर बनाओ। ईए में ढेरों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और इनके ईएन का ऑर्डर बनाओ। तो आपको पहले तो इस चार एलिमेंट को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि इट इज अ टाइप ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप। दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप का ये क्वेश्चन है। और लास्ट जो केस बनता है, ये वाला। ये क्या केस है? पूरे पीरियोडिक टेबल में से एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, बोला इनका ऑर्डर बना दो, कुछ भी, रेडियस, आई, ये। तो बेटा ये छह टाइप है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाहर ना कभी क्वेश्चन बन सकता है, ना इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि है ही नहीं सकता। क्योंकि जो इनमें नहीं आएगा वो किस में आ जाएगा? रैंडम में। अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम आगे अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, उन एलिमेंट्स को देखकर सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि वो इनमें से कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप टाइप नहीं पहचान पाते तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये मैं अभी बताता हूं आपको। टाइप पहचानने पर फोकस रखिएगा। जेड इफेक्टिव में टाइप मैं बताऊंगा, इसके बाद रेडियस में टाइप मैं बताऊंगा, उसके बाद आईई में भी टाइप मैं बताऊंगा। लेकिन ईए और ईएन जो लास्ट के दो टॉपिक होंगे, तब तक आपको टाइप आइडेंटिफाई होने लग जाने चाहिए, क्योंकि सबका फैक्टर लगभग एक जैसा होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का टाइप ही नहीं पहचान पाए, अब जैसे एग्जाम में लिखा आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अब किसी को यही नहीं पता है कि ये एक पीरियड के, तो बेटा फिर आपके लिए तो खत्म है खेल। क्योंकि आप अगर टाइप नहीं पहचान पाओगे तो फिर लॉजिक क्या लगाना है? फिर आप अपनी मर्जी से ही पढ़ेंगे और अपनी मर्जी से ही लॉजिक लगाएंगे और फिर उसमें गलती होने की पूरी पूरी संभावना है। पर ऐसा कोई डिफिकल्ट काम है नहीं आपको, क्योंकि तीन टॉपिक तक मैं टाइप बताऊंगा। तो लगभग जो टाइप अपन पढ़ेंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम रेडियस में आएगा तो वही आई में आएगा, वही ईए में आएगा, वही ईएन में आएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने बोला दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप, तो इसी को हम रेडियस में सॉल्व करेंगे, इसी को हम आई में सॉल्व करेंगे, इसी को हम ईए में सॉल्व करेंगे, इसी को हम ईएन में सॉल्व करेंगे। तो आपको देखते ही पहचान में आने लग जाएगा। लेकिन हाँ, कंसर्न ये है कि ये छह टाइप पे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले तो इस छह टाइप को कहीं भी खोपचे में लिख लो कि इनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इनको टाइप को नंबर से बिल्कुल एज इट इज लिखना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, पूरा हेडिंग नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइप 3 बोला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, टाइप 4 बोला तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की बात हो रही है। इस तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए।
चलिए, है ना। अब ये 6 टाइप को लिखने के बाद इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन होगा ना इनमें, वो किसके ऊपर होगा? इना पीरियड टाइप के क्वेश्चन में। इना पीरियड में मैंने बोला हमें कौन कौन सा पीरियड पढ़ना होता है बेटा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं सेकंड समझाऊंगा और फोर्थ समझा दूंगा, क्योंकि सेकंड जैसे ही थर्ड होगा तो उसको हमें यहाँ पर अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन आपके ज्यादा काम के हैं नहीं। आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन आ पीरियड की, और इन आ पीरियड में हम लोग सबसे पहले जिन ब्लॉक्स पे डिस्कशन करेंगे, सेकंड पीरियड मतलब मैं कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं? एस और पी ब्लॉक की, है ना, क्योंकि उसमें सब होता है केवल। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला एलिमेंट में कौन ले रहा हूं? लिथियम। और दूसरा एलिमेंट में कौन सा ले रहा हूं बेटा? बेरिलियम। मैं केवल 2 एलिमेंट आपको समझाऊंगा, बाकी सबको हम क्या कर देंगे बेटा? जनरलाइज कर देंगे। इधर देखो, लिथियम और बेरिलियम के लिए मैंने कहानी आपको पहले ही समझा दी है। इसका एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। क्या एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएगा बेटा? आउटर मोस्ट शेल में आएगा। और आउटर मोस्ट शेल में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू को कितने से बढ़ाएगा? 0.35 से। तो यही कहानी आपको यहां पर देखनी है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। लिथियम की बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 4। मुझे बताइए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा? मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो, लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा? 1:2s1। यहां पर बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा? 1:2s2। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले शेल नंबर देखिए, इसमें शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको बोलेंगे एन, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? n-1। ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ही रखा है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? n, और इसको क्या बोलेंगे? n-1। मुझे बताइए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2। तो तीसरे से जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया वो आउटर मोस्ट शेल में आया। अब आइए, Z हमें ऑलरेडी पता है, सिग्मा निकालना है हमें। सिग्मा निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा निकाला जाता है। टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको माना जाता है? आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को। मुझे बताइए, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही तो है, तो वही आपका टारगेट है। क्या टारगेट खुद को अट्रैक्ट होने से कभी रोकेगा? नहीं। तो टारगेट का खुद पे लगने वाला शील्डिंग कितना होता है? 0, है ना। टारगेट का खुद पे लगने वाला शील्डिंग कितना होता है? 0। सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ विल बी 0। अब आगे बढ़ते हैं। टारगेट ने खुद को नहीं रोका। मुझे बताओ, आउटर मोस्ट शेल में टारगेट के अलावा और कोई है क्या? नहीं। लेकिन अंदर वाले शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। n-1 का हर इलेक्ट्रॉन कितने की शील्डिंग लगाता है? 0.85। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1.70 आ जाएगा। बेटा Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा होता है, दैट इज 3 माइनस 1.7। आंसर कितना आ जाएगा? 1.30। सुनते जाना, समझते जाना। यहां पर आइए बेटा, इसका सिग्मा कितना आया? 1.7। मुझे बताओ, यहां पर वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया वो किस में आया? आउटर मोस्ट में आया या पेनल्टीमेट में? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट में आने वाला हर नया इलेक्ट्रॉन कितने का सिग्मा लगाएगा? 0.35। तो अगर ये 1.7 है तो वो 0.35 से बढ़ जाएगा। उसका आंसर 2.05 आएगा। चेक करते हैं। आइए बेटा, सिग्मा निकालना है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 में से एक क्या हो जाएगा? टारगेट। टारगेट का खुद पे लगने वाला शील्डिंग 0। और अभी आउटर मोस्ट शेल में टारगेट के अलावा एक और बचा है। उस एक का सिग्मा, NH शेल के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है? 0.35। और अब अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने का सिग्मा लगाएंगे? 0.85 का। जरा इसको और इसको चेक करना। इसमें आ रहा है 1 into 0, 1 into 0 सेम है। इसमें आ रहा है 2 into 0.85, 2 into 0.85 सेम है। अब देखो, एक ही तो चेंज आ रहा है। वहां पर 0.35 नहीं था, यहाँ 0.35 आया, इसीलिए 0.35 से इसके मुकाबले इसका वैल्यू 0.35 ज्यादा आएगा। तो इसका वैल्यू निकलेगा 2.05। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। जब आप करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1.95। अब ये 2 हमने निकाले, इसी की मदद से हम आगे को सॉल्व कर देंगे। ध्यान सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में एलिमेंट आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर Z की बात करूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहां से यहां जाने पर बताइए, क्या Z बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 1 से। उसके बाद 1 से। अरे Z 3 और 4 1 से तो बढ़ा,
4 और 5 1 से तो बड़ा, 5 और 6 1 से तो बड़ा, 1 से ही तो बढ़ेगा भाई। पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किसके बेसिस पे किया गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब देखो z इंक्रीजेस बाय 1। अब सुनना आगे, z के बाद निकालना है सिग्मा, क्योंकि z इफेक्टिव निकालने के लिए z और सिग्मा की वैल्यू चाहिए। बताइए इसके सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1.70। इसके सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 2.05। यहां से यहां जाने पर सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 0.35 से। क्यों बढ़ा 0.35 से? क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ रहा है। अगर ये डी ब्लॉक होता तो ये वैल्यू कितने से बढ़ती? 0.85 से। अच्छा मुझे बताओ ये 2.05 है, तो अगला वाला फिर एक नया इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आएगा, और एस और पी में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आएगा, तो बताइए हर आने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाएगा? 0.35 से। तो मैं अगला वाला डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगले वाले को बताइए। 3.10, 3.45, 3.80, 4.15, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ z पता चल गया और सिग्मा पता चल गया, तो क्या अब हम z माइनस सिग्मा करके z इफेक्टिव निकाल सकते हैं? हाँ। पहले वाले का z इफेक्टिव कितना है? 1.30। दूसरे वाले का कितना है? 1.95। क्या इसमें भी एक जनरलाइजेशन दिख रहा है कि z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। अब देखो क्यों हुआ ऐसा? बढ़ रहा है 1 से, ये बढ़ रहा है 0.35 से, तो 1 माइनस 0.35 z माइनस सिग्मा, z माइनस सिग्मा 1 माइनस 0.35 कितना आएगा? 0.65। ये वैल्यू फिक्स है बेटा। और आगे वाले का वैल्यू भी चाहे तो अपन इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप या तो इसमें से इसको माइनस करके लिख दो, और या फिर डायरेक्टली 0.65 बढ़ा के लिख दो। जब मैं 0.65 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा 2.60, फिर से 0.65 बढ़ाया 3.25, फिर से 0.65 बढ़ाया, फिर से 0.65 बढ़ाया, फिर से 0.65 बढ़ाया, और फिर से 0.65 बढ़ाया। ये वैल्यूज है। तो अपन सबके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अपन ने दो का कैलकुलेशन कर लिया और बाकी सबको अपन ने क्या कर दिया बेटा? जनरलाइज कर दिया मैथ्स के अकॉर्डिंगली। और इसके बारे में ये कैलकुलेशन काम का नहीं, अपने को तो इसका रिजल्ट समझना। रिजल्ट क्या लिखेंगे वो भी सुन लो, पहले समझा देता हूं फिर लिखना एक साथ। एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि आपको 6 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, उनमें से अभी हम कौन से टाइप की बात कर रहे हैं? पहले टाइप की। तो आगे जब पीरियड का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर चाहिए होगा, हथियार चाहिए होगा कि पीरियड का क्वेश्चन आया है तो कौन से हथियार से लड़ना है। वो हथियार निकल के आएगा जेड इफेक्टिव। कौन सा हथियार? क्यों आएगा? देखो मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड तो बढ़ेगा, तो जेड तो टॉप टू बॉटम जाने पे भी बढ़ेगा, जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बड़ा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड पे। तो इसको तो साइड में रख दो, भूल जाओ, ये फैक्टर हो नहीं सकता। दो के बीच में जंग है, एक तो सिग्मा, कि हमें जब लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन आए पीरियड का, तो हमें सिग्मा लगा के सॉल्व करना है कि हमें जेड इफेक्टिव लगा के सॉल्व करना है। तो कौन सा फैक्टर लगेगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है। मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है? इसको अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो ये 35% बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है ये भी, बढ़ तो रहा है ये भी। ये कितने से बढ़ रहा है? 35% से। और ये कितने से बढ़ रहा है? तो ज्यादा पावरफुल कौन है? 65 वाला। इसीलिए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए हम सिग्मा को काम में नहीं लेंगे, हम किसको काम में लेंगे बेटा? जेड इफेक्ट। तो इससे हमें यह पता चला कि अब आगे रेडियस आई ई ए ई एन कोई भी क्वेश्चन आए, लेफ्ट टू राइट की जब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में एक हथियार आ जाना चाहिए, और वो हथियार कौन है? जेड इफेक्टिव। ठीक है, आइए पहले इसको नोट करिए फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। फटाफट लिखिएगा, 3 मिनट का समय है। सिंपल सा टॉपिक है, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है अपने को, तो बस ट्रेंड समझना है कि लेफ्ट टू राइट आया तो जेड इफेक्टिव लगाना है, ये अपने काम की बात है बस।
चलिए बेटा ना, अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके बेस पे एक नोट मैं आपको लिखा दे रहा हूं। जिन्होंने नहीं लिखा ये वैल्यू लिखते रहना। आपको ट्रेंड समझ में आ गया, 0.65 जोड़ना है, 0.35 जोड़ना है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा। इन एस एंड पी ब्लॉक लिखिएगा, इन एस एंड पी ब्लॉक generally on moving, in S&P block, generally on moving left to right in a period. In S&P block, generally on moving left to right in a period, generally on moving left to right in a period, the value of Z increases by 1. The value of Z increases by 1. The value of Z increases by 1, comma, each new incoming electron enters in outermost nth shell, hence the value of sigma increases by 0.35 and hence Z effective gets increased by 0.65. Z effective gets increased by 0.65. हम लोगों ने ऑलरेडी जो कैलकुलेशन किया उसी को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा दिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। आने वाला हर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आएगा तो सिग्मा 0.35 से बढ़ेगा, और 1 माइनस 0.35 करेंगे तो Z इफेक्टिव का वैल्यू 0.65 से बढ़ेगा। आइए एस ब्लॉक की कहानी को समझने के बाद, पी ब्लॉक की कहानी को समझने के बाद हम लोग किसकी कहानी समझ रहे हैं बेटा? डी ब्लॉक की। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको जो क्वेश्चन आएगा पीरियड का वो या तो सेकंड पीरियड का होगा या थर्ड का। सेकंड का जो ट्रेंड हमने समझा है वही ट्रेंड किसका होगा? थर्ड का, क्योंकि ये भी सप है वो भी सप है। फोर्थ में जब भी क्वेश्चन आएगा किसके लिए पूछेगा बेटा? डी ब्लॉक के लिए। और उसकी कहानी अब हम समझ रहे हैं, ध्यान सुनना, ध्यान समझना। हम लोग फिर से दो एलिमेंट को समझेंगे और दो की मदद से हम जनरलाइज कर देंगे। हालांकि मैं इसकी कहानी पहले ही आपको समझा चुका हूं। डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एन में आएगा या n-1 में आएगा? n-1। तो यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर Z 1 से बढ़ रहा था, यहां पर भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में भी Z 1 से बढ़ेगा। लेकिन यहां सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा था और अब सिग्मा 0.85 से बढ़ेगा। 1 माइनस 0.35 कितना आया था? 0.65, और अब 1 माइनस 0.85 कितना आएगा? 0.15। ऐसा वैल्यू आपको अब देखने को मिलेगा। ये चेक करते हैं इसको बेटा। सबसे पहले हमने स्कैंडियम लिया, टाइटेनियम लिया, 3D सीरीज की शुरुआत है। एटॉमिक नंबर 21 है, 22 है, न्यूट्रल फॉर्म में। इसके पास भी 21 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अवभाव से लिखाया। लेकिन मुझे सिग्मा किस पे निकालना होता है? टारगेट पे। और टारगेट किसको मानना होता है? जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आया कि आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को? आउटर। और आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 4 में से कौन है? 4। इसीलिए मैंने इसको क्या करा? रीअरेंज किया। रीअरेंज करा। याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक करते थे उसमें भी मैंने बोला था कि अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। तो बेटा हमने इसको 3D को अंदर कर दिया, 4s को बाहर कर दिया। सारे 1 वाले एक साथ, सारे 2 वाले एक साथ, सारे 3 वाले एक साथ, सारे 4 वाले एक साथ। बेटा ये n बन जाएगा, ये n-1 बन जाएगा, ये n-2 बन जाएगा और ये n-3 बन जाएगा। अब इधर आइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन याद करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है 4s2 और फिर आता है 3d2। मैंने इसको ऑलरेडी रीअरेंज करके लिख दिया है। ये n बनेगा, ये n-1 बनेगा, ये n-2 बनेगा और ये n-3 बनेगा। और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। देखो आप, इसके अंदर 3D में 1 है, n-1 के d में 1 है और इसके n-1 d के 2 है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बड़ा है वो n-1 के अंदर बड़ा है और वो 0.85 से सिग्मा बनाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। बेटा सिग्मा निकालना है। सिग्मा किस पे निकालोगे? टारगेट पे। टारगेट किसको मानोगे? आउटर मोस्ट के आखिरी इलेक्ट्रॉन को। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
दो में से एक तो खुद टारगेट है, तो टारगेट का खुद पे लगने वाला शील्डिंग 0, लेकिन आउटर मोस्ट में टारगेट के अलावा एक और बचा है 0.35। n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 9, तो 9 इंटू 0.85, और n-2, n-3, n-4 जितने भी आए सबका 1, तो 2, 2, 6, 10, 10 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे को वैल्यू याद है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी वैल्यू सही है बिल्कुल। Z effective इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा, सॉल्व किया कितना आ गया 3। आगे बढ़ता हूं, इसमें ध्यान देना, यहां पर जब आप सिग्मा निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक टारगेट है, टारगेट का खुद पे 0, बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन का 0.35। n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 10 है, 10 इंटू 0.85, और n-2, n-3 सारे मिला के 10 है, उन सबका 1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 18.85 आएगा, क्योंकि चेंज आपको यहां दिख जाएगा, यहां 9 इंटू 0.85 है और यहां 10 इंटू 0.85 है, बाकी पूरे वैल्यू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0.35, 1 इंटू 0.35, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 बिल्कुल सेम है। और जब आप इसका Z इफेक्टिव निकालोगे तो Z माइनस सिग्मा जब आप करोगे तो 22 माइनस 18.85 कितना आएगा 3.15। अब जरा आप इसको सॉल्व करें या जनरलाइज करें तो बेटा जनरलाइजेशन क्या बनता है, आइए उस पर बात करता हूं। सबसे पहले हम लोग कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D। 3D में आने वाले एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन। अब हम सारे एलिमेंट नहीं लिख रहे, कोई मतलब नहीं है उसको ज्यादा डिटेल में देखने से। Z का वैल्यू इसके लिए कितना आएगा 21, 22, 23, 32, ठीक है। हाँ, आगे देखें, यहां पर Z इंक्रीजेस बाय 1, Z तो बढ़ेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल बना ही Z के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब आइए सिग्मा पे, यहां बताइए पहले वाले का सिग्मा कितना आ रहा है 18, अगले वाले का सिग्मा कितना आ रहा है 18.85, कितने से बढ़ गया सिग्मा 0.85 से। क्यों बढ़ गया 0.85 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है, तो क्या अगले वाले में फिर n-1 में जाएगा तो 0.85 से बढ़ जाएगा बेटा, हाँ, तो अगला वाला हो जाएगा 19.70, और ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और एक बार ये सब हो गया तो अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा, 21 माइनस 18 करा तो 3, 22 माइनस 18.85 किया तो 3.15, और इसको सॉल्व करूंगा तो 3.30। क्या हमें यहां दिख रहा है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15। छापिए इसको, इसको भी नोट में लिखेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ध्यान सुनना है ना, मैंने अभी आपको बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पर इना पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहेगा, सिग्मा या Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव। यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। अब देखो, सिग्मा बढ़ रहा है 85% से और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों में से यहां डोमिनेटिंग कौन होता है, सिग्मा। हालांकि अल्टीमेट रिजल्ट Z इफेक्टिव ही है, Z इफेक्टिव ही लगेगा, लेकिन हाँ सिग्मा का डोमिनेशन S और P के मुकाबले यहां पर सिग्मा का डोमिनेशन ज्यादा होगा। खैर उस पर बात करेंगे रेडियस में, पहले ये ऑर्डर लिखिए आप।
कर लिया नोट डाउन बेटा सबने? जल्दी लिखो फटाफट। इतनी खतरनाक हिचकी किसको आई? कौन था ये? बाजू वाले तेरे? कौन याद कर रहा है बेटा तेरे को इतनी शिद्दत से? चलिए ना, नोट की बात करते हैं। यहां पर नोट बोल रहा हूं, स्टेटमेंट लिखिएगा बस बे। अभी हो गया इतना ही, दो तीन तो एलिमेंट लिखने थे। लिखो नोट। इन 3D सीरीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, in 3D series on moving left to right, value of z increases by 1, value of z increases by 1, value of z increases by 1, and each new incoming electron, and each new incoming electron enters in, each new incoming electron enters in penultimate n minus 1th shell, penultimate n minus 1th shell, penultimate n minus 1th shell, due to which sigma increases by, due to which sigma increases by 0.85, sigma increases by 0.85, and hence z effective, and hence z effective gets increased by 0.15, and hence z effective gets increased by 0.15. ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना। मैंने बोला था आपको 6 टाइप के क्वेश्चन बनते बेटा। 6 टाइप में से फर्स्ट टाइप जो है ना, इन पीरियड, उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक में क्या होगा और डी ब्लॉक में क्या होगा, ये कहानी हमने समझ ली है। बाकी सारे केसेस बहुत सिंपली हो जाएंगे क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों की कहानी बिल्कुल सेम रहेगी। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला था स्लेटर रूल आगे जाके रायता ढोलेगा। तो स्लेटर जो है ना, वो जेड इफेक्टिव वाला जो पॉइंट है ना, वो पीरियड में तो अच्छे से काम करता है, ग्रुप में रायता ढोलेगा आगे जाके। पहले हम लोग स्लेटर के हिसाब से क्या होता है ग्रुप में वो समझ लेते हैं। खासकर ग्रुप में एस ब्लॉक में तो फिर भी स्लेटर ठीक ठाक तरीके से काम करेगा, लेकिन जो डी ब्लॉक या पी ब्लॉक के ग्रुप होते हैं ना, वहां पर स्लेटर रूल बिल्कुल गलत ही हो जाता है एक तरह से। और इसीलिए हम लोगों को ग्रुप में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी ग्रुप में अब एक जनरल बात इसकी समझ लेते हैं। वो क्या है, ध्यान सुनना। मैं एस ब्लॉक के लिए जब ग्रुप की बात करूं, ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट कौन से बेटा? है लीना की रफ से पर्याप्त। उसमें से हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेटली, हाइड्रोजन सेपरेटली। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। क्या हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा काम करता है क्या? नहीं, इसलिए हम उसको लिख भी नहीं रहे क्योंकि उसमें सिग्मा का कोई रोल है नहीं। तो लीना की रफ से फरियाद, एटॉमिक नंबर हमें पता है और इनके सिग्मा और जेड इफेक्टिव की वैल्यू मुझे पहले से पता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप चाहे तो इत्मीनान से जब मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए तब कैलकुलेशन करिएगा, तब तक कोई काम नहीं इसका। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट समझना है केवल। मुझे बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर सिग्मा भी बढ़ रहा है। सिग्मा क्यों बढ़ रहा है? सिग्मा आप देखो लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। उससे पहले वाले में भी सिग्मा भले 0.85 से बढ़े, 0.35 से बढ़े, 0.65, कितने से बढ़े, सिग्मा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सिग्मा किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेफ्ट टू राइट जाने पर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉन आएगा, हर नया आएगा आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना,
वो कुछ ना कुछ तो सिग्मा बढ़ाएगा, चाहे वो 0.35 से बढ़ाए, चाहे वो 0.85 से बढ़ाए, चाहे वो 1 से बढ़ाए। तो इसीलिए आपको Z बढ़ता हुआ दिख रहा है, Z के साथ साथ एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे तो सिग्मा भी बढ़ेगा। लेकिन Z इफेक्टिव देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो Z इफेक्टिव बढ़ता था, चाहे वो D ब्लॉक रहा हो, चाहे वो S और P ब्लॉक रहा हो, Z इफेक्टिव बढ़ता था। यहां पर Z इफेक्टिव को देखिए, यहां से यहां जाने पर तो Z इफेक्टिव बढ़ा, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इन अ ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, Z इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ओरली, बाद में लिखवाऊंगा क्वेश्चन, सुनिएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1 द वैल्यू ऑफ Z इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है? वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव। अब इसमें आंसर ऑप्शन पे जाएगा। कैसे जाएगा? ध्यान सुनना। मान लो आपको ऑप्शन में फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट दिया, तो यही सही आंसर है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इंक्रीजेस वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हो, सिर्फ क्या बोला होगा? कांस्टेंट। तो हम उसको भी मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पार्ट में Z इफेक्टिव क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन पूछा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन S ब्लॉक ग्रुप 1 अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। ये सारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से चल रहा है? स्लेटर के हिसाब से। द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव, पहला ऑप्शन ऑलवेज इंक्रीज, दूसरा ऑलवेज डिक्रीज, तीसरा फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। अगला, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, रिमेन्स कांस्टेंट। अपने को ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करें, पहले ये वैल्यू को लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये केस नंबर 2 है, जिसका कोई ज्यादा रोल है नहीं यहां पर, तो इसीलिए हम लोग Z इफेक्टिव जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो आएगा, लेकिन ग्रुप में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रुप में जनरली जो फैक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे वो रहेगा शेल नंबर। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल नंबर बढ़ता है, और उसी को यूज किया जाएगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। चलिए, है ना, ये वैल्यूज अभी आपके सामने लिखी हुई बेटा। अब इसके आगे इस पे कुछ और पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या, ध्यान सुनना। एक हमने टर्म पढ़ी थी बीच में लेक्चर में, वो था ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। मैंने बोला था 92 से ज्यादा वाले एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक। ऐसी एक और टर्म, अलग से टर्म है जो हमें पढ़नी होती है, वो टर्म होती है एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर। अब पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनोमलस बिहेवियर? बेटा एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस का मतलब होता है कुछ हटके, कुछ डिफरेंट, है ना। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी उससे अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनोमलस बिहेवियर। सुनना, वो एलिमेंट कौन से होते हैं? किसी भी, एक बात बताओ, सेकेंड पीरियड लिया मैंने, यहां थर्ड पीरियड लिया, यहां पर अभी मैं डेफिनेशन लिखाता हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना बेटा। यहां पर ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब चल रहा है। क्या होता है
एक ग्रुप में आप जानते हो उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी जनरली सेम होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उन्हीं को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो उस हिसाब से लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। बेरिलियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा पाया गया है कि ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से कुछ अलग होती है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप जैसी होनी चाहिए थी, 100% प्रॉपर्टीज लगभग मैच करनी चाहिए थी, खासकर केमिकल रिएक्शंस को लेकर। लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से कुछ हद तक तो मैच होंगी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं, कुछ प्रॉपर्टी अलग भी हो। ऐसा नहीं कि 100% अलग है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी तो मैच करेगा और कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी। वो जो प्रॉपर्टी अलग ये दिखा रहा है, उसी बिहेवियर को क्या बोला जाएगा? एनॉमलस बिहेवियर। तो क्या सर ये सिर्फ लिथियम दिखाता? नहीं, हर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने ग्रुप से, अपने अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है, उसको क्या बोला जाता है? एनॉमलस बिहेवियर। बहुत ध्यान सुनेगा। जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो वहां पर जब ग्रुप 1 आता है तो ग्रुप 1 में पूरा एक पैराग्राफ लिखेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। फिर ग्रुप 2 में एक पूरा पैराग्राफ लिखेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ग्रुप 13 में पूरा एक पैराग्राफ लिखेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। इस तरह से दिया हुआ है। अगर वो एक एक पैराग्राफ किसी चीज को लेकर लिख रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ने अगर किसी के बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया, मतलब बहुत जरूरी बात है। ठीक है ना? आइए हेडिंग डालिएगा, कहीं पर भी साइड में लिख लीजिए, छोटी सी डेफिनेशन है और उसके रीजन है, वो लिखना है हमें। लिखिएगा एनॉमलस बिहेवियर, डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा the elements of second period, the elements of second period show, the elements of second period show some different properties, the elements of second period show some different properties from their group members, from their group members. This behavior is called anomalous behavior. The elements of second period show some different properties from their group members. This behavior is known as anomalous behavior. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों लिथियम अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहा है, या क्यों बेरिलियम अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहा है? तो उसका रीजन सुनना। इधर देखो, यहां पर देखो, पहले तो क्या लिथियम का जेड इफेक्टिव आपको 1.3 दिख रहा है और बाकी सबका जेड इफेक्टिव सेम दिख रहा है? ये भी तो एक तरह का एनॉमलस बिहेवियर है। लिथियम ने अपने ग्रुप मेंबर्स के कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखा दी, ये भी एक टाइप है एनॉमलस बिहेवियर का। अब इसके रीजन क्या होता है? रीजन पे मैं बात करता हूं, ध्यान सुनना। रीजन लिखिएगा, 3-4 रीजन है इसके, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अभी भी आ सकता है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन दे देगा ऑप्शन में। पहला रीजन, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका साइज अपने अपने ग्रुप में सबसे छोटा होगा। भाई सेकंड पीरियड का साइज ऑब्वियसली नीचे आने वाले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ के मुकाबले छोटा होता है। किसी को ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी आगे हम लोग रेडियस ही पढ़ेंगे, उसमें ये बात आ जाएगी। अगला रीजन लिखे, दूसरा रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जबकि आगे बढ़ने पर ग्रुप में डी ऑर्बिटल आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जाने पर आईई कम होती है। इसका मतलब है ये ऊपर है, इनकी आईई ज्यादा होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है नीचे वाले मेंबर्स के मुकाबले। पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ोगे, अभी बस लिखते जाइए, सारे रूल्स आपको बाद में पता चल जाएंगे, सब आगे आने वाले पॉइंट्स हैं। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू हाई ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिन्हें थोड़ा बहुत पुरानी जानकारी हो तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं भी आ रही तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। एनॉमलस बिहेवियर के बाद ध्यान सुनना, हमने बोला कि आपको 6 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से इना पीरियड क्या होगा, इना ग्रुप क्या होगा, वो हमने समझा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला काम में आएगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज।
ये जो फॉर्मूला है ना जेड इफेक्टिव वाला, वो यहां भी लगेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको तो हम लोग पढ़ चुके पहले, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। और ये फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप यहां पर नहीं बनेगा, जेड इफेक्टिव में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? और बन भी जाए तो कोई परेशान नहीं होना। मान लो आपको ये 4 दिए, बोला इनका जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बनाइए, तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम सीख चुके हैं। n n-1 n-2 0.35 0.85 0.65 इस तरह से कैलकुलेशन करना, रैंडम भी आ जाए। बाकी मैं पहले ही बता देता हूं आपको, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अब आगे आते हैं, लास्ट टाइप जो जेड इफेक्टिव में पढ़ना है वो है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का टाइप। बेटा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का जो टाइप है ना, ये बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसा ही रिजल्ट देगा, है ना। केस तो अलग है लेकिन रिजल्ट वैसे ही आएगा। मान लो आपको दिया गया एक n+n+ में n का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 7। इसके बाद एक केस ले लिया हमने n जिसमें z का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। और एक केस ले लिया हमने n- जिसमें भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7। ध्यान सुनना, तीनों जो आयन बोर्ड पे लिखे हुए हैं n+n और n-, क्या ये नाइट्रोजन के ही अलग अलग स्पीशीज हैं या नहीं है बेटा? है। अच्छा, किसी भी एटम पे कितना भी चार्ज आए, एटॉमिक नंबर जो था वही है और वही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 7। मुझे बताइए n+ में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, है ना। n में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। n- में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अच्छा मुझे बताओ, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। ये आपका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, ये आपका n-1 हो जाएगा। इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये आपका n हो जाएगा, ये आपका n-1 हो जाएगा। सिग्मा निकालेंगे 1s2 2s2 2p4, ये आपका n हो जाएगा और ये n-1 हो जाएगा। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन है 6 7 8। 6 इलेक्ट्रॉन वाले का सिग्मा 2.7, 7 वाले का 3.10 और 8 वाले का 3.45, 2.75, 3.10 और सिग्मा इक्वल टू 3.45। अब Z इफेक्टिव निकालते हैं, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो 7 माइनस 2.75 करोगे तो आ जाएगा 4.25। यहां पर जब आप Z इफेक्टिव निकालोगे तो Z माइनस सिग्मा करोगे तो यहां आ जाएगा 3.90। और यहां पर जब आप Z इफेक्टिव निकालोगे तो बेटा Z माइनस सिग्मा करोगे तो आ जाएगा 3.55। जरा देखिए ध्यान से, एक बात बताओ, क्या इसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका Z इफेक्टिव तीनों में सबसे ज्यादा है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका Z इफेक्टिव सबसे, और न्यूट्रल वाले का दोनों के बीच में? इससे हमें एक रिजल्ट मिला, वो यही है कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या यही रिजल्ट मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बोला था बेटा? हाँ। अभी ध्यान सुनते हैं ना, बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान समझिए, है ना। ये बहुत खतरनाक बात चल रही है। आपके तर्कश में जितने चांद सितारे हो सब लगा देना इस टॉपिक पे, जितने स्टार से भर सकते हो भर दो इसको। क्योंकि आपका हमेशा जब भी ये केस नंबर 3 आएगा और केस नंबर 4 आएगा, उसके लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। इन दोनों में अगर आपने इस फॉर्मूले के अलावा कुछ और दिमाग लगाया तो यही पाए जाओगे अगले साल। ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कब कब लगाना है? पहला फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यही फॉर्मूला काम में आएगा। और दूसरा कब लगाना है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इन दोनों केसेस में, मतलब आपका जो केस नंबर 3 और 4 बनेगा, टाइप 3 और 4 बनेगा, उसमें हमेशा एक ही फॉर्मूला काम आएगा, चाहे रेडियस IE कुछ भी पढ़ोगे आगे तक, यही फॉर्मूला लगेगा। Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो Z इफेक्टिव का ओवरऑल जो हमें पार्ट पढ़ना था वो यहाँ पर कंप्लीट ही होता है लगभग। इसका थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ कल 10-15 मिनट का, फिर उसके बाद हम लोग रेडियस शुरू कर देंगे ना। ओके बेटा, राधे राधे।